नमस्कार दोस्तों, आपके वीकेंड को स्पेशल बनाने के लिए मैं आपकी दोस्त रोशनी लेकर आई हूँ सर आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा लिखी गई रेड हेडेडली का हिंदी अनुवाद। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं ये कहानी। पिछले वर्ष शरद ऋतु में मेरे दोस्त मिस्टर शेरलॉक होम्स ने मुझे बुलाया। मैंने उसे एक बुजुर्ग सज्जन जो दिखने में मोटे तगड़े रक्ताब चेहरे के, जिनके सिर के बाल लाल थे, से बातों में तल्लीन पाया। अपनी घुसपैठ के लिए माफी के साथ मैं बाहर आने ही वाला था कि होम्स ने मुझे अचानक कमरे में खींच लिया और दरवाजे को बंद कर दिया। प्रिय वॉटसन, तुम बहुत ही बेहतर समय पर आए हो, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे डर था कि तुम व्यस्त होगे। वो तो मैं हूँ, बहुत व्यस्त हूँ। तो क्या मैं दूसरे कमरे में इंतजार करूं? बिल्कुल नहीं। ये सज्जन श्री विल्सन मेरे ज्यादातर मामलों को सफल बनाने में मेरे पार्टनर एवं सहायक रहे हैं, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे मेरा और आपका भी अधिकतम उपयोग करेंगे। मोटे तगड़े सज्जन अपनी कुर्सी से आधे उठे और अपनी छोटी व मोटी आंखों से एक प्रश्नात्मक दृष्टि डालते हुए अभिवादन किया। बैठो। होम्स ने अपने आर्म चेयर पर पुनः बैठते हुए अपनी आदत के अनुसार अपनी उंगलियों को आपस में मिलाया। जब वह न्यायिक मनोदशा या कहें जुडिशियल मूड में होता था तो अक्सर ऐसा करता था। मैं जानता हूं मेरे प्रिय वॉटसन, तुम सभी से मेरा प्यार साझा करते हो, जो कि प्रथाओं और सामान्य नीरस दिनचर्या अलग होता है। तुमने उत्साहपूर्ण इसमें रुचि दिखाई है, जिसने तुम्हें इसे लिपिबद्ध करने को भी प्रेरित किया है। और यदि तुम मेरे कहे को माफ करोगे तो मैं कहना चाहूंगा कि कुछ हद तक मेरे छोटे छोटे रोमांच को तुमने सुधारा संवारा भी है। आपके मामले मेरे लिए वास्तव में रोचक होते हैं, मैंने कहा। तुम्हें याद होगा, मैंने अगले दिन टिप्पणी की थी कि जब हम मिस मैरी सदरलैंड द्वारा प्रस्तुत बहुत ही साधारण समस्या पर जाने से पहले, जो कि बहुत ही विचित्र और असाधारण संयोजन था, वह हमेशा ही कल्पना के प्रयास से अधिक साहसिक होता है। हमें उसमें अवश्य जाना चाहिए। मैं संदेह को स्वतंत्रता का पूर्व सर्ग कहना चाहूंगा। डॉक्टर, तुमने ऐसा किया, लेकिन तुम्हें कम से कम मेरे विचार में करीब आना चाहिए, नहीं तो मैं तथ्य और तथ्य तुम्हें देता जाऊंगा, जब तक कि तुम्हारे कारण उनमें जाकर टूट नहीं जाते और मुझे सही होने के लिए स्वीकार नहीं कर लेते। तो आज श्री जैबिस विल्सन ने मुझे सुबह बुलाया और कहानी शुरू की, जिसे ध्यान से सुनने के वादे के साथ ही सुना जा सकता है। और बहुत ही कम कहानियां होंगी जो मैंने इतने ध्यान से सुनी है। तुम सुनोगे तो यही टिप्पणी करोगे कि विचित्र और सर्वाधिक अनोखी चीजें बहुत बड़े अपराधों से नहीं, बल्कि छोटे अपराधों से जुड़ी होती हैं। और वास्तव में शायद वहां जहां संदेह के लिए जगह हो, वहां एक सकारात्मक अपराध किया गया है। जहां तक मैंने सुना है, वर्तमान मामला अपराध का उदाहरण है या नहीं, ये कहना मेरे लिए नामुमकिन है। पर कुछ घटनाक्रम ऐसे हैं जो मैंने बहुत कम सुने हैं। शायद मिस्टर विल्सन, आपकी बहुत कृपा होगी यदि आप फिर से अपनी कहानी कहना शुरू करें। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे दोस्त मिस्टर वॉटसन ने शुरू का हिस्सा नहीं सुना है, बल्कि इसलिए भी कि इस विचित्र प्रकृति की कहानी का हर संभव विवरण आपके होठों से सुनने को व्याकुल कर रहा है। आमतौर पर यदि घटनाओं का मामूली क्रम मिल जाए तो मैं स्वयं को उन हजारों समानता वाले मामलों से दिमाग का निर्देशित कर लेता हूं जो मेरी स्मृति में हो चुके हैं। प्रस्तुत उदाहरण मुझे ये स्वीकार करने पर मजबूर कर रहा है कि ये कुछ अनोखा है। मोटे तगड़े क्लाइंट का सीना कुछ गर्व से फूल गया और उसने अपनी कोट की जेब से गंदा सिकड़ा हुआ अखबार खींचा। उसने विज्ञापन के कॉलम पर एक नजर मारी। उसने सिर को आगे झटका और अखबार को अपने घुटनों पर फैलाया। मैंने उस व्यक्ति और उसके प्रयास पर सुदृष्टि डाली। मेरे साथी की फैशन के बाद उसके कपड़े या उसका भेष देखकर मैंने कुछ संकेत पढ़े। उसे देखकर मुझे बहुत कुछ पता नहीं चला। आगंतुक हर तरह से एक सामान्य ब्रिटिश व्यवसायी लग रहा था, स्थूल, आडंबरपूर्ण और सुस्त। उसने ढीला ढाला भूरे रंग का गडरियों द्वारा पहने जाने वाला चेक पतलून, काले रंग का फ्रॉक कोट पहना था जिसमें सामने के बटन खुले हुए थे। भूरे रंग का कमर कोट, उसमें पीतल की एक भारी एल्बर्ट चेन और एक चौकोर छोटे छेद में धातु एक गहने की तरह लटक रही थी। उधड़ी घिसी हुई टोपी और जिसका झुर्री वाला मखमली कॉलर एक फीका भूरा ओवरकोट पास में रखी कुर्सी के ऊपर रखा था। कुल मिलाकर जैसा मैंने देखा, उस आदमी के बारे में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। उसका लाल चमकीला सिर और उसके चेहरे पर नाराजगी तथा असंतोष के भाव थे।
शर्लक होम्स की तेज नजरें मेरी ओर फिरी और उसने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और मेरी प्रश्नवाचक नजर देख ली। उसके स्वाभाविक तथ्यों के अलावा उसने कभी मेहनत मजदूरी की थी। मैं बीच बीच में झपकी लेता था। चीन में वह पत्थर तराश भी रहा है। हाल ही में उसने काफी मात्रा में लेखन किया है। इसके अलावा मैं कुछ और परिणाम नहीं निकाल सका। मिस्टर जैबेज विल्सन अपनी कुर्सी पर था और उसकी उंगलियां अखबार पर थीं और उसकी नजर मेरे साथी पर। उसने पूछा, मिस्टर होम्स, आपने इतना सब कैसे जाना? उदाहरण के लिए, आपने कैसे जाना कि मैंने कभी मेहनत मजदूरी की है? ये सुसमाचार की तरह सच है। मैंने अपनी शुरुआत पानी के जहाज के बढ़ई के रूप में की थी। आपके हाथ सर, आपका सीधा हाथ बाएं हाथ से साइज में बड़ा है। आपने इस हाथ से ज्यादा काम किया है, इसलिए इसकी मांसपेशियां बढ़ गई हैं। ठीक है, फिर झपकी और पत्थर तराशी? मैंने ये कैसे पता लगाया, ये बताकर मैं आपका अपमान नहीं करूंगा, और खासकर तब जब आपके आदेश के नियम सख्त हैं। आप आर्क और कंपास के बेस्ट फ्रेंड का उपयोग करते हैं? ओ हाँ, बिल्कुल, मैं भूल गया था। लेकिन लेखन? आपकी दाईं कलाई 5 इंच तक काफी चमकदार है, जबकि आपकी बाईं कोहनी पर चिकना धब्बा है जिसे आप डेस्क पर रखते हैं। इससे क्या संकेत मिलता है? ओह, ये ठीक है। लेकिन चीन? आपकी दाहिनी कलाई के ऊपर जो मछली का टैटू बना है, मैंने टैटू मार्क के बारे में छोटा सा अध्ययन किया है और इस विषय पर साहित्य में भी अवदान किया है। कोमल गुलाबी मछलियों का ट्रिक चीन में विशिष्ट है। इसके अलावा मैंने देखा कि आपकी घड़ी की एक चेन में चीन का सिक्का भी लटक रहा है। इससे मामला और आसान हो गया। मिस्टर जेविस विल्सन जोर से हंसे। अच्छा, पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपने कुछ चालाकी की है, पर अब लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। होम्स ने कहा, वॉटसन, मैंने सोचना शुरू किया कि मैंने व्याख्या करने में गलती की है। मैं इतना सरल हूं, ऐसे में मेरी प्रतिष्ठा तबाह हो जाएगी। मिस्टर विल्सन, क्या आपको विज्ञापन नहीं मिला? हाँ, मुझे विज्ञापन मिल गया है। उन्होंने अपनी लाल मोटी उंगली आधे कलम पर रखते हुए कहा, ये रहा, ये शुरू से। सर, आप इसे स्वयं ही पढ़ लें। मैंने उससे कागज लिया और पढ़ना शुरू किया। जैसा कि नीचे लिखा है, रेड हेडेड लीग, लेबनान, पेंसिल्वेनिया। यूएसए के स्वर्गीय एस्काया हॉपकिंस की वसीयत के अनुसार रेड हेडेड लीग में एक सदस्य की जगह खाली है, जैसे कुछ मामूली से काम के लिए 4 पाउंड प्रति सप्ताह दिए जाएंगे। तन मन से स्वस्थ 21 वर्ष से ऊपर की उम्र के वो सभी व्यक्ति जिनके बाल लाल हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति सोमवार को 11 बजे लीग के साथ पोप्स कोर्ट, फ्लीट स्ट्रीट पर स्थित ऑफिस में आकर डंकन रॉस से मिले। हे भगवान, ये सब क्या है? इस अजीबोगरीब घोषणा को 2 बार पढ़ने के बाद अनायास ही मेरे मुंह से निकल पड़ा। होम्स अपनी कुर्सी पर बैठा जोर से हिलने और मुंह दबाकर हंसने लगा। वो जब भी अति उत्साहित होता है तो ऐसा ही करता है। ये मामला आम मामलों से हटकर है, वॉटसन, उसने कहा। और अब मिस्टर विल्सन, हमें शुरू से पूरी बात बताइए, अपने और अपने घर के बारे में, और इस विज्ञापन का आपकी किस्मत पर क्या असर पड़ा। लेकिन इससे पहले, डॉक्टर, आप इस अखबार का नाम और विज्ञापन की तारीख को नोट कर लीजिए। ये 27 अप्रैल 1890 का द मॉर्निंग क्रॉनिकल है, यानी ठीक 2 महीने पहले का। बहुत बढ़िया। अब आप कहिए, मिस्टर विल्सन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मिस्टर शर्लक होम्स, जेब्रेज विल्सन ने अपना माथा पोंछते हुए कहा, मेरे शहर के पास सक्सी कोबर्ग स्क्वायर पर छोटा सा साहूकारी का काम है। मेरा काम कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस गुजारे लायक ही कमा पाता हूँ। पहले मेरे पास 2 असिस्टेंट हुआ करते थे, लेकिन अब एक ही है। सच कहूं तो मेरे लिए उसे भी तनख्वाह देना मुश्किल होता है, मगर मैं काम सीखने के लिए आधी तनख्वाह पर ही राजी हो गया। उस मददगार नौजवान का नाम क्या है, मिस्टर विल्सन? शेरलॉक होम्स ने पूछा। उसका नाम विंसेंट स्पॉल्डिंग है, और वह इतना जवान भी नहीं है। उसकी उम्र बताना जरा मुश्किल है। हाँ, मुझे उससे अच्छा असिस्टेंट नहीं मिल सकता था, और मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि जब वह काम सीख जाएगा तो जितना मैं उसे देता हूँ वह उससे दुगना कमाएगा। लेकिन अगर वह इसी से संतुष्ट है तो मैं उसे ऐसा क्यों एहसास कराऊं? और क्या, वैसे आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतने कम पैसों में एक अच्छा असिस्टेंट मिल गया। आज के जमाने में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। मुझे तो तुम्हारा असिस्टेंट भी तुम्हारी विज्ञापन जैसा अनोखा लगता है।
लेकिन उसमें कुछ कमियां भी हैं मिस्टर होम्स। उसे फोटोग्राफी का इतना शौक है कि जब उसे अपना ध्यान काम में लगाना चाहिए तो वह फोटो खींचता रहता है और फिर इन फोटोओं को धोने के लिए किसी खरगोश की तरह तहखाने में घुस जाता है। ये उसकी सबसे बड़ी कमी है, मगर फिर भी काम अच्छा करता है। कोई बुराई नहीं है उसमें। मुझे लगता है वो अब भी आपके साथ ही है। हाँ सर, वह और 14 साल की लड़की जो थोड़ा बहुत खाना बना लेती है और साफ सफाई कर लेती है। बस यही दोनों है मेरे घर में, क्योंकि मैं एक विधुर हूँ और मेरा कभी कोई परिवार नहीं रहा। हम तीनों शांति से घर में रहते हैं। मुझे तो इसी बात की तसल्ली है कि हमारे सर पर छत है और हमारा गुजारा हो जाता है। पहली चीज जिसने हमें इस परेशानी में डाला, ये विज्ञापन ही है। कोई 8 हफ्ते पहले स्पॉल्डिंग ये पेपर लेकर ऑफिस में आया और उसने कहा, काश मेरे बाल भी लाल रंग के होते। क्यों भाई? मैंने पूछा। क्यों? अरे, लाल बालों वाले आदमियों की लीग ने ये एक और वैकेंसी निकाली है। जिसको ये जगह मिलेगी उसकी तो समझिए लॉटरी लग गई। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जितने आदमी वहां हैं उससे ज्यादा जगह तो अभी खाली है। इसलिए ट्रस्टीज की समझ में नहीं आ रहा कि इतने पैसे का क्या किया जाए। बस, अगर मेरे बालों का रंग बदल सकता है तो एक छोटा सा पालना मेरे लिए तैयार होता। क्यों भाई, ऐसा क्या है इसमें? मैंने पूछा। देखिए मिस्टर होम्स, मैं तो एक घर में रहने वाला आदमी हूँ और मेरा काम भी ऐसा है जो घर बैठे मेरे पास आ जाता है, बजाय इसके कि मुझे इसके लिए कहीं बाहर जाना पड़े। मुझे तो अपने घर के पायदान पर भी पैर रखे हफ्तों बीत जाते हैं। इसी वजह से मुझे बाहर की दुनिया की ज्यादा जानकारी नहीं रहती। मुझे तो जो थोड़ी बहुत खबरें मिल जाती हैं, मैं उसी से खुश हो जाता हूँ। उसने मुझसे बड़े आश्चर्य से पूछा, आपने लाल बालों वाले आदमियों की लीग के बारे में कभी नहीं सुना? कभी नहीं? कमाल है। आप तो खुद इसके सदस्य बनने लायक हैं। और इसका फायदा क्या है? बस साल के कुछ पाउंड, लेकिन काम भी तो बहुत कम है। और इससे किसी के दूसरे के काम का भी कोई ज्यादा हर्जा नहीं होने वाला। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सबको सुनकर मेरे कान तो खड़े होने ही थे, क्योंकि कुछ वर्षों से मेरा बिजनेस भी ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा। ऐसे में कुछ अतिरिक्त कमाई मेरे लिए अच्छी ही रहती। इसलिए मैंने उससे इसके बारे में बताने को कहा। वह मुझे अखबार दिखाते हुए बोला, ये लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कि लीग में एक जगह खाली है और उस जगह का पता भी है जहां आपको आवेदन करना है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ये लीग एक अमेरिकन करोड़पति एस्काया हॉपकिंस ने बनाई थी, जो कि अपने आप में एक विचित्र व्यक्ति थे। वे स्वयं लाल बालों वाले थे और सभी लाल बालों वाले व्यक्तियों के साथ सहानुभूति रखते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो पता चला कि वे बहुत सारा धन छोड़ गए हैं और अपने ट्रस्टीज को हिदायत दे गए हैं कि उनके शहर के लाल बालों वाले व्यक्तियों का ध्यान रखा जाए। मैंने तो सुना है कि इतनी शानदार तनख्वाह के हिसाब से काम काफी कम है। लेकिन लाल बालों वाले व्यक्ति तो शहर में लाखों होंगे जो अप्लाई करेंगे। जितना आप सोच रहे हैं उतने नहीं होंगे। यह अवसर केवल लंदन वासियों के लिए सीमित है, और उनमें भी वयस्कों के लिए। इस अमेरिकन ने अपना काम लंदन से ही शुरू किया था जब वह जवान था, और इसके लिए वह अपने पुराने शहर के लिए बदले में कुछ अच्छा करना चाहता है। और फिर मैंने ये भी सुना है कि अगर आपके बाल हल्के लाल या गहरे लाल हैं तो अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। बाल बहुत चमकदार और भड़कीले लाल रंग के होने चाहिए। अब अगर आप वाकई अप्लाई करना चाहते हैं तो बस आपको वहां जाकर मिलना होगा। खैर छोड़िए, कुछ 100 पाउंड्स के लिए आप इतनी परेशानी क्यों उठाएंगे? अब जेंटलमैन, ये तो आप देख रहे हैं कि मेरे बाल कितने बढ़िया लाल रंग के हैं, तो मुझे लगा कि अगर वहां कोई मुकाबला है भी तो मेरे जीतने की संभावना उन सब में सबसे ज्यादा है जिनसे मैं अब तक मिला हूँ। क्योंकि विंसेंट स्पॉल्डिंग इस बारे में काफी ज्यादा जानता है, तो मेरे लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। इसलिए मैंने उसे उस दिन के लिए दुकान बंद करने के बाद मेरे साथ आने के लिए कहा। वो भी छुट्टी के मूड में था, सो हम काम बंद करके विज्ञापन में दिए गए पते पर चल दिए। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा दृश्य मुझे जीवन में फिर से देखने को मिलेगा मिस्टर होम्स। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सब तरफ से हर वो व्यक्ति जिसके बालों में लाल रंग की जरा सी भी झलक थी, वह उस वैकेंसी के लिए शहर से चला आ रहा था। फ्लीट स्ट्रीट तो लाल बालों वाले व्यक्तियों से ठसाठस भर गई थी, और पोप्स कोर्ट का प्रांगण तो किसी फेरी वाले के ठेले पर संतरों के पहाड़ जैसा लग रहा था। इतने रेड हेडेड आदमियों की तो मैंने देश भर में भी कल्पना नहीं की थी, जितने उस एक विज्ञापन से वहां इकट्ठे हो गए थे।
स्ट्रॉ, नींबू, नारंगी, ईंट, आयरिश सेटर, लिवर, क्ले यानी लाल रंग के हर शेड के बाल वाले व्यक्ति वहां थे। लेकिन जैसा कि स्पॉल्डिंग ने कहा था, असली चमकीले लाल रंग के बालों वाले लोग वहां कम ही थे। इतने लोगों को इंतजार करते हुए देखकर मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी। लेकिन स्पॉल्डिंग नहीं माना। मुझे नहीं पता कि उसने ये सब कैसे किया, लेकिन वह लोगों को धकियाता, खींचता, टक्करें मारता, मुझे भीड़ में से निकालता हुआ सीधे ऑफिस की सीढ़ियों तक ले गया। सीढ़ियों पर दो लाइन लगी हुई थी। एक और कुछ लोग बड़ी उम्मीद बांधे ऊपर जा रहे थे और दूसरी ओर कुछ लोग निराश होकर लौट रहे थे। लेकिन हम यथासंभव डटे रहे और शीघ्र ही हम ऑफिस में थे। अरे वाह, आपका अनुभव तो बड़ा मनोरंजक रहा, होम्स ने फिक्रा कसा, जब तक कि उसका क्लाइंट रुका और उसने एक बड़ी चुटकी भर नस्वार सूंघ कर अपनी याददाश्त को ताजा किया। प्लीज आप अपना ये मजेदार वर्णन जारी रखिए। ऑफिस में कुछ खास सामान नहीं था, बस कुछ लकड़ी की कुर्सियां थी और एक बड़ी मेज, जिसके पीछे एक छोटे कद का मेरे से भी ज्यादा लाल बालों वाला आदमी बैठा था। जो भी उम्मीदवार आता जा रहा था, वह उससे कुछ पूछता जाता था और हर एक में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेता था, जिससे वह व्यक्ति अयोग्य साबित हो जाता था। आखिरकार एक वैकेंसी भरना इतना भी आसान काम नहीं था। लेकिन जब हमारी बारी आई, तो वह नाटा सा आदमी अन्य लोगों की तुलना में मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहा था। जैसे ही हम अंदर घुसे, उसने दरवाजा बंद कर दिया ताकि वह हमसे प्राइवेट बात कर सके। मेरे असिस्टेंट ने उसे कहा, ये मिस्टर जैबिस विल्सन है और ये लीग का सदस्य बनना चाहते हैं और ये इसके लिए एकदम उपयुक्त भी हैं। उस आदमी ने उत्तर दिया, इनके पास वे सब कुछ है जो हमें चाहिए। मुझे याद नहीं आ रहा कि अब तक कोई इतना अच्छा उम्मीदवार मेरी नजरों से गुजरा है। वह एक कदम पीछे गया, अपना सिर एक तरफ उचकाया और मेरे बालों को इस तरह घूरने लगा कि मुझे संकोच होने लगा। फिर अचानक वह तेजी से आगे आया, मेरा हाथ पकड़कर घुमाया और बड़ी गर्मजोशी से मेरी सफलता पर बधाई दी। वैसे इतनी जल्दबाजी गलत होगी। मुझे विश्वास है कि आप मुझे एक बहुत जरूरी सावधानी बरतने के लिए माफ कर देंगे। इसके साथ ही उसने दोनों हाथों से मेरे बाल पकड़कर इतनी जोर से खींचे कि मेरी चीख निकल गई। मेरे बाल छोड़ता हुआ वह बोला, आपकी आंखों में पानी आ गया, इसका मतलब सब ठीक वैसे ही है जैसे होना चाहिए। लेकिन हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि एक दो बार विग और एक बार पेंट की वजह से धोखा खा चुके हैं। मैं अगर तुम्हें जूतों की पॉलिश प्रयोग करने का किस्सा सुनाऊंगा तो तुम्हें इंसानी फितरत से ही नफरत हो जाएगी। वह खिड़की के पास गया और वहां से जोर से चिल्लाया कि वैकेंसी भर गई है। नीचे से कुछ निराशा से भरी आवाजें सुनाई दी और सारे लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए। आखिर में वहां मेरे और उस मैनेजर के अलावा कोई भी लाल बालों वाला व्यक्ति नहीं बचा। मैं मुझसे बोला, मेरा नाम डंकन रॉस है और मैं भी हमारे दयालु दानकर्ता के द्वारा छोड़े गए फंड का एक पेंशनर हूँ। क्या आप विवाहित हैं मिस्टर विल्सन? क्या आपका परिवार है? मैंने जवाब दिया कि नहीं, मैं एक विधुर हूँ और मेरा कोई परिवार नहीं है। ये सुनते ही उसका मुंह लटक गया। वह बड़ी गंभीरता से बोला, अरे ये तो बहुत चिंता वाली बात है, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। ये फंड लाल बालों वाले लोगों की संख्या बढ़ाने और उनकी देखभाल के लिए है। ये तो निहायत अफसोस की बात है कि आप बैचलर निकले। मिस्टर होम्स, मैं तो एकदम उदास हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि अब ये जगह मुझे नहीं मिलने वाली। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह बोला कि सब ठीक हो जाएगा। किसी और के केस में ये बात आड़े आ सकती थी, लेकिन आप जैसे बालों वाले व्यक्ति के लिए कुछ बातों में समझौता किया जा सकता है। आप अपना ये नया काम कब से शुरू कर सकते हैं? वेल, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पहले से ही एक बिजनेस है। इस पर विंसेंट स्पॉल्डिंग बोला, अरे मिस्टर विल्सन, आप उसकी चिंता मत करिए, आपकी तरफ से वह काम मैं देख लूंगा। और काम का समय क्या रहेगा? 10 से 2। मिस्टर होम्स, महाजनी का काम ज्यादातर शाम को होता है, खासकर बृहस्पतिवार और शुक्रवार की शाम, जो कि तनख्वाह के दिन से ठीक पहले पड़ता है। सो सुबह के समय कुछ कमाने के लिए ये काम बिल्कुल मेरे अनुकूल बैठ रहा था। इसके अलावा मुझे पता था कि मेरा असिस्टेंट एक अच्छा आदमी है और वो सारा काम संभाल लेगा। तो मैंने कहा, ठीक है, ये काम मुझे बिल्कुल सूट कर रहा है। वैसे तनख्वाह क्या होगी? 4 पाउंड प्रति सप्ताह, और काम बहुत ही थोड़ा सा है। थोड़े से काम से आपका क्या मतलब है? बस आपको ऑफिस में रहना है, कम से कम बिल्डिंग में तो रहना ही पड़ेगा। अगर आप बिल्डिंग छोड़कर जाएंगे तो आप सदस्य नहीं रहेंगे।
वसीयत में ये पॉइंट बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप उस समय ऑफिस से हिले भी तो ये माना जाएगा कि आपने शर्तों का पालन नहीं किया। अरे, ये तो दिन में सिर्फ 4 घंटे की बात है, मैं जाने की सोचूंगा भी क्यों? कोई बहाना नहीं चलेगा। ना बीमारी, ना बिजनेस, ना कोई और। आपको रोज आना होगा, नहीं तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन काम क्या होगा ये तो बताइए। काम है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की नकल तैयार करना, और ये उसका पहला खंड है। आपको स्याही, पेन और पेपर अपने साथ लाना है। हम आपको एक कुर्सी और मेज देंगे। तो आप कल से काम पर आने को तैयार हैं? बिल्कुल। तो गुड बाय मिस्टर विल्सन। मैं फिर से आपको इस महत्वपूर्ण पद के लिए बधाई देता हूं, जिसका मिलना आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। उसने मुझे सम्मान से विदा किया और मैं अपने असिस्टेंट के साथ घर आ गया। मैं अपनी किस्मत पर इतना खुश था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए या क्या करना चाहिए। खैर, सारा दिन इसके बारे में सोचा और शाम तक मेरा उत्साह कम होने लगा और मुझे यकीन होने लगा कि मेरे साथ कोई छल या धोखाधड़ी होने वाली है। हालांकि वो धोखा क्या होगा इसकी कल्पना मैं नहीं कर पाया। साथ ही ये भी अविश्वसनीय लग रहा था कि कोई ऐसी वसीयत भी बना सकता है या कोई ब्रिटानिका की नकल करने जैसी साधारण काम के लिए इतनी अच्छी तनख्वाह दे सकता है। विंसेंट ने मुझे उत्साहित करने की पूरी कोशिश की। रात तक मैं इसी तरह सोचता रहा, लेकिन अगले दिन सुबह मैंने इस मामले के भीतर जाने का निश्चय किया। इसलिए मैंने एक छोटी सी स्याही की दुआत, क्विल पेन और 7 फुल्स के पेपर खरीदे और पोप्स कोर्ट के लिए चल दिया। वहां पहुंचकर मुझे एक सुखद आश्चर्य हुआ कि सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था। मेरे लिए मेज तैयार थी और मिस्टर डंकन रॉस वहां थे ताकि मैं ठीक से काम शुरू कर सकूं। उन्होंने मुझे ए अक्षर से काम शुरू करने को कहा और फिर चले गए। लेकिन वे बीच बीच में ये देखने के लिए आते रहे कि मुझे कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ रही। 2 बजे वो मुझे गुड डे कहने आए, मेरे किए हुए काम की तारीफ की और मेरे आने पर ऑफिस बंद कर दिया। मिस्टर होम्स यही क्रम रोज चलता रहा। फिर शनिवार को मैनेजर आया और मुझे एक हफ्ते के काम के 4 पाउंड चुकाकर चला गया। यही अगले हफ्ते हुआ और फिर उससे अगले हफ्ते भी। हर सुबह 10 बजे मैं वहां पहुंच जाता और दोपहर 2 बजे चला आता था। धीरे धीरे मिस्टर डंकन रॉस ने सुबह बस एक बार आना शुरू कर दिया और फिर कुछ समय बाद तो आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। फिर भी बेशक मैंने कभी एक पल के लिए भी वो कमरा छोड़ने का साहस नहीं किया, क्योंकि मुझे डर था कि वे कभी भी आ सकते थे और काम इतना अच्छा और मेरे अनुरूप था कि मैं उसे खोने का जोखिम उठाना नहीं चाहता था। इसी तरह 8 हफ्ते बीत गए। मैं एबेट, आर्चरी, आर्मर, आर्किटेक्चर और एटिक आदि के बारे में लिख चुका था और मुझे उम्मीद थी कि इसी प्रकार लगन से काम करता रहा तो जल्दी ही बी अक्षर पर भी पहुंच ही जाऊंगा। मेरे बस कुछ कागज ही खर्च हुए थे और मैंने लगभग एक शेल्फ अपने काम से भर दी थी। और फिर अचानक आज सुबह ये सब खत्म हो गया। खत्म हो गया? जी हाँ सर। आज सुबह जब हमेशा की तरह 10 बजे मैं वहां पहुंचा तो दरवाजा बंद था और ताला लगा हुआ था। गत्ते का एक छोटा चौकोर टुकड़ा एक कील से दरवाजे के बीचों बीच लगाया हुआ था। ये देखिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। उसके हाथ में नोट पेपर के नाप का एक सफेद गत्ते का टुकड़ा था जिस पर लिखा हुआ था, रेड हेडेड लीग भंग की जाती है, 9 अक्टूबर 1890। शैलक होम्स और मैंने इस अशिष्ट घोषणा और इसके पीछे खड़ी रोनी सूरत का निरीक्षण किया। हमें ये बात इतनी मजेदार लगी कि हम दोनों की हंसी फूट पड़ी। इसमें हंसने की क्या बात है? अगर तुम लोगों को इस बात पर सिर्फ हंसना है तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, हमारा क्लाइंट चिल्लाया। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो चुका था। अरे नहीं नहीं, होम्स उसे फिर से कुर्सी पर धकेलता हुआ चिल्लाया। मैं किसी भी हालत में आपके केस को हाथ से जाने नहीं दूंगा। ये एकदम झक्कास और असाधारण केस है, लेकिन माफ करना, ये थोड़ा मजेदार तो है ना? अब आप बताइए, आपने जब इस नोट को पढ़ा तो आपने क्या किया? सर, मैं तो हक्का बक्का रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैंने आसपास के दफ्तरों में भी पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। आखिरकार मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले मकान मालिक के पास गया, जो कि एक अकाउंटेंट है। मैंने उससे पूछा कि रेड हेडेड लीग का क्या हुआ। उसने कहा कि उसने ऐसी किसी लीग के बारे में नहीं सुना। तो मैंने पूछा कि डंकन रॉस कौन है। उसका जवाब था कि ये नाम तो उसके लिए बिल्कुल नया है। फिर मैंने कहा, 4 नंबर वाले सज्जन, उस कमरे में जो रहते हैं? उसने कहा, कौन, वे लाल बालों वाला? जी हाँ,
अरे उसका नाम तो विलियम मॉरिस है, वह एक वकील है और उन्होंने अपना नया घर बनने तक मेरा कमरा कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया था। कल वे यहाँ से चले गए। अब वे मुझे कहाँ मिल सकते हैं? उनके नए ऑफिस में। उसने मुझे उनका पता बताया। 17 किंग एडवर्ड स्ट्रीट, सेंट पॉल्स के नजदीक। मैं वहां भी गया मिस्टर होम्स, लेकिन जब मुझे वो जगह मिली तो वो तो कृत्रिम नी कैप बनाने का कारखाना निकला। और वहां भी किसी ने ना तो मिस्टर विलियम मॉरिस का नाम सुना था और ना ही डंकन रॉस का। फिर आपने क्या किया? होम्स ने पूछा। मैं सक्से कोबर स्क्वायर पर अपने घर गया और अपने असिस्टेंट से सलाह की, लेकिन वह भी मेरी कोई सहायता नहीं कर पाया। उसे बस इतना ही कहा गया कि अगर मैं इंतजार करूं तो शायद मुझे डाक से कोई सूचना मिल जाए, लेकिन ये बात मुझे कुछ जची नहीं। मिस्टर होम्स, मैं इस नौकरी को इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता था, इसलिए जैसा कि मैंने सुना था कि आप मुसीबत में फंसे हुए गरीब लोगों की मदद करते हैं, मैं सीधा आपके पास चला आया। होम्स ने कहा, ये आपने बहुत समझदारी का काम किया है। आपका केस बहुत ही अनूठा है और मुझे इसको सुलझाने में बहुत खुशी होगी। जितना आपने मुझे बताया है उसके अनुसार ये मामला ऊपर से जैसा लग रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। वाकई गंभीर है। मुझे हफ्ते के 4 पाउंड का नुकसान जो हो रहा है, मिस्टर विल्सन ने कहा। होम्स ने कहा, जहां तक आपकी व्यक्तिगत चिंता की बात है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस अजीबो गरीब लीग के खिलाफ कोई शिकायत होनी चाहिए। एक तो आपको लगभग 30 पाउंड की अच्छी खासी धनराशि मिली है और ऊपर से ए अक्षर से आरंभ होने वाले हर विषय की इतनी बारीक जानकारी भी मिली। यानी उनके द्वारा आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं सर, लेकिन मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। वो लोग कौन हैं और आखिर उन्होंने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला? ये खेल उन्हें 32 पाउंड महंगा पड़ा। हम आपके लिए इन पॉइंट्स को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक दो सवालों का जवाब देना होगा मिस्टर विल्सन। जिस असिस्टेंट ने आपको इस विज्ञापन के बारे में बताया, वो तो आपके पास कितने समय से काम कर रहा था? उसे आए हुए करीब 1 महीना हुआ था। आपके पास कैसे आया था? मेरा एक इश्तिहार पढ़कर। क्या सिर्फ वही आया था? नहीं, 12 लोग आए थे। तो आपने उसे क्यों चुना? क्योंकि वह अच्छा भी था और पैसे भी कम मांग रहा था। असल में आधी तनख्वाह। जी हाँ। और कैसा दिखता है ये विंसेंट स्पॉल्डिंग? छोटे कद का है, तगड़ा सा, फुर्तीला है। उसके चेहरे पर बाल भी नहीं है, जबकि वो 30 साल से कम का नहीं है। और हाँ, उसके माथे पर तेजाब का सफेद निशान है। होम्स अपनी कुर्सी पर काफी उत्तेजित सा होकर बैठ गया और बोला, मैंने काफी सोचा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि उसके कान छिदे हुए हैं? हाँ सर, उसने बताया कि जब वह छोटा था तो एक जिप्सी ने उसके कान छेद किए थे। हम्म। होम्स जैसे गहरे विचार में डूबता गया और फिर उसने पूछा, वो अभी भी आपके साथ है? हाँ सर, मैं उसे दुकान पर छोड़कर आया हूँ। तो आपकी अनुपस्थिति में आपका बिजनेस चलता रहता है। चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है सर। सुबह के समय कभी भी कुछ खास काम नहीं होता है। बस मेरा काम हो जाएगा मिस्टर विल्सन। मुझे 1-2 दिन में इस मामले में आपको कुछ जानकारी देकर बड़ी खुशी होगी। आज शनिवार है और मुझे उम्मीद है कि सोमवार तक बात साफ हो जाएगी। जब हमारा मेहमान चला गया तो होम्स ने मुझसे पूछा, अच्छा वॉटसन, तुम्हें इस सब में क्या समझ आया? मुझे तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। ये तो सबसे पेचीदा मामला लगता है, मैंने बिल्कुल बेझिझक कह दिया। होम्स बोला, आमतौर पर सबसे विचित्र लगने वाली बात सबसे कम रहस्यमय साबित होती है। असल में जो अपराध आम और बगैर किसी खासियत के होते हैं, उन्हीं में ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी आम से चेहरे का पहचानना ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हमें इस मामले में बहुत फुर्ती से काम लेना होगा। तो तुम अब क्या करने वाले हो? मैंने पूछा। सिगार पीऊंगा। 3 पाइप में शायद कुछ बाहर आए। और तुम मुझसे 50 मिनट तक कुछ नहीं बोलोगे। वह दोहरा होकर अपने पतले घुटनों को अपनी बाज जैसी नाक से सटाकर कुर्सी पर बैठ गया। वहां मैं आंख बंद कर बैठा रहा। उसकी काली मिट्टी की पाइप किसी अजीब चिड़िया की चोंच की तरह उसके मुंह से लगी हुई थी। मुझे लगा कि वह सो गया है, जबकि मैं खुद ही ऊँग रहा था कि अचानक वह कुर्सी से उछल पड़ा। उसके हाव भाव ये बता रहे थे कि उसने कोई फैसला ले लिया है। उसने अपनी सिगार अंगीठी की ताक पर रखी और बोला, वॉटसन, आज दोपहर सेंट जेम्स हॉल में सरासाती की परफॉर्मेंस है।
तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे मरीज कुछ घंटों तक के लिए बख्श देंगे? आज मुझे कोई काम नहीं। वैसे भी मेरा काम मुझे कभी भी ज्यादा व्यस्त नहीं रखता। तो फिर अपना हैट पहनो और चलो। हम पहले शहर जाएंगे। रास्ते में हम लंच भी कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि आज के कार्यक्रम में जर्मन म्यूजिक भी काफी ज्यादा सुनने को मिलेगा, जो मुझे इटालियन और फ्रेंच म्यूजिक से ज्यादा पसंद है। असल में ये इंट्रोस्पेक्टिव टाइप होता है और आज मैं यही करना चाहता हूँ। चलो चलते हैं। हम एल्डर्स गेट तक अंडरग्राउंड ट्रेन से गए और फिर थोड़ा सा पैदल चलकर आज सुबह सुनी हुई अनोखी कहानी के घटना स्थल सेक्से कोबर्ग स्क्वायर तक पहुंचे। ये एक संकरा छोटा पुराना सा लेकिन सभ्य इलाका था, जहां ईंटों से बने फीके दो मंजिला घरों की चार कतारें थीं, जिनमें बाहर छोटे छोटे से बाड़ लगे अहाते बने हुए थे। जंगली घास और फीकी लॉरेल की झाड़ियों के कुछ झुरमुटों वाले लॉन वहां के धुएं से भरे खराब वातावरण से कड़ा मुकाबला कर रहे थे। कोने के एक घर पर लटक रही तीन सुनहरी गेंदों और सफेद रंग से जैबेज विल्सन लिखे भूरे बोर्ड से हम समझ गए कि हमारा लाल रंग के बालों वाला क्लाइंट यहीं अपना व्यापार चलाता है। शर्लक होम्स अपने सिर को एक और झुकाए उसके सामने रुका और सिकड़ी हुई पलकों के बीच चमकती हुई आंखों से उसे ठीक से देखा। फिर वह धीरे धीरे गली के ऊपर चला गया। फिर घर को गौर से देखता हुआ वापस उसी कोने पर आया। अंत में वह महाजन की दुकान की ओर लौटा और अपनी छड़ी से रास्ते के फर्श पर दो तीन बार जोर जोर से ठक ठकाते हुए दरवाजे पर गया और उसे खटखटा दिया। एक हंसमुख दिखने वाला क्लीन शेवन नौजवान दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने के लिए कहता है। होम्स ने कहा, धन्यवाद, मुझे तो बस आपसे स्ट्रैंड का रास्ता पूछना था। असिस्टेंट ने दुकान का दरवाजा बंद करते हुए कहा, वहां सामने दाएं से तीसरा और बाएं से चौथा। जब हम चलने लगे तो होम्स ने कहा, वह बहुत अक्लमंद है। उन्होंने कहा, मेरी समझ में वह लंदन का चौथा सबसे ज़हीन इंसान है। यकीन से तो नहीं, फिर भी वह लंदन का तीसरा सबसे अक्लमंद इंसान होने का दावा भी कर सकता है। मैं इससे पहले भी उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैं तो देख ही रहा है, मैंने कहा। रेड हेडेड लीग के बारे में मिस्टर विल्सन का सहायक भी बहुत कुछ जानता है। मुझे यकीन है कि आपने अपने तरीके से जानकारी ले ली होगी कि शायद उसकी आपसे मुलाकात भी हो सकती है। उसकी नहीं तो फिर क्या हुआ? उसके पायजामे के घुटने वाला हिस्सा, उसमें आपने क्या देखा जिसकी मुझे आशंका थी? आपने फर्श को थपथपाकर क्यों देखा? चिकित्सक महोदय, ये बात करने का नहीं वरना अवलोकन करने का है। हम लोग शत्रु इलाके में जासूस हैं। हम लोगों को सेक्स कोबर स्क्वायर के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी है। अब हमें उन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना है जो इस घटना का कारण है। जैसे ही हम लोग सेक्स कोबर स्क्वायर छोड़कर उस मोड़ पर मुड़े, हम लोगों ने अपने आप को एक ऐसी सड़क पर पाया जहां का नजारा बिल्कुल विपरीत था। ये एक गलियारा था जो शहर से उत्तर पश्चिम को जाने वाले यातायात का प्रमुख गलियारा था। सड़क मार्ग आने जाने वाले व्यापारिक वाहनों से अवरुद्ध था, जबकि पगडंडियां पैदल चलने वालों के झुंडों की खोपड़ियों से काली काली नजर आ रही थी। मुरझाए वे थके थके से स्क्वायर जिसे हम लोगों ने अभी अभी छोड़ा, थके विपरीत दूसरी ओर सुंदर दुकानों व भव्य व्यापारिक भवनों की कतार आश्चर्यचकित कर देने के लिए काफी थी। मैं सोच रहा हूँ, इन कतारों पर सरसरी नजर डालते हुए कोने में खड़े हूँ, उसने कहा, मैं इन भवनों के क्रम को याद रखना चाहूंगा। लंदन को अच्छी तरह से जान लेने की मेरी इच्छा है। वहां पर मोतिमर तंबाकू की दुकान, समाचार पत्र की दुकान, कॉबक की उपनगरीय बैंक शाखा, शाकाहारी रेस्तरां में मैक फॉलन कैरेज भवन है। इसके बाद हम एक दूसरे खंड में पहुंच जाते हैं। अरब डॉक्टर, हमने अपना कार्य पूरा कर लिया है, लिहाजा कुछ मौज मस्ती की जाए। पहले सैंडविच और एक एक कप कॉफी का मजा लेते हैं। इसके बाद वायलन लैंड के लिए निकलेंगे, जहां सब कुछ मधुर ही मधुर सौम्य है। हमें खिन्न करने वाली रेड हेडेड पहेली भी नहीं होगी। मेरा मित्र होम्स एक उत्साही संगीतकार था, जो न केवल एक अच्छा संगीतकार भर था, वरना उसने कई श्रेष्ठ धुनें भी तैयार की थी। उस दोपहर वह अत्यंत प्रसन्न था और अपनी लंबी उंगलियों को इस तरह से घुमाता रहा मानो वह संगीत का अभ्यास कर रहा हो, जबकि उसका मंद मंद मुस्कुराता, उसकी थकी थकी स्वप्निल आंखें होम्स जैसे शिकारी जासूस जैसी नहीं थी। ऐसा माना जा सकता है कि होम्स एक निर्मम, अत्यधिक विनोदी और सदैव तत्पर रहने वाला आपराधिक मामलों का जासूस था। होम्स के बारे में मेरे हमेशा से विचार रहे हैं, या एक वाक्य में कहूं तो वह ये है कि वह सदैव सही निर्णय लेने वाला सिद्ध हुआ है।
जो उसके कवि हृदय एवं विचारवान स्वभाव के विपरीत झलक देता है। उसकी ये स्वाभाविक विपरीत प्रवृत्तियां उसे अत्यंत उत्साही व ऊर्जावान बनाती रहती हैं। जहां तक मैं जानता हूं, वह कभी भी इतना अजय नहीं होता था जब वह अपनी आराम कुर्सी पर आराम करते हुए अपने छोटे छोटे व गुप्त तौर पर तैयार किए गए दस्तावेजों का अध्ययन कर रहा होता था। ये तो जब देखा जा सकता था जबकि उस पर मामले की तह तक पहुंचने की खपत सवार हो जाती थी और उसकी चातुर्यपूर्ण तार्किक बुद्धि इस स्तर तक पहुंच जाती थी कि जो उसकी कार्यशैली को नहीं जानते थे उसे शंका भरी नजरों से इस तरह देखते थे मानो वे समझ रहे हो कि ये किसी भी मनुष्य के लिए संभव ही नहीं हो सकता। जब मैंने सेंट जेम्स हॉल में संगीत में मग्न उस दोपहर को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि अपराधियों ने अपनी शामत बुला ली है। जैसे ही वहां से निकले उसने मुझसे कहा, डॉक्टर क्या आप अपने घर जाना चाहते हो? हाँ, यही ठीक रहेगा। मुझे भी कॉबल स्क्वायर में कुछ खास काम है जिसके लिए कुछ घंटे लग सकते हैं। खास क्यों? मुझे एक खास तरह के अपराध की संभावना दिखाई दे रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिसे हम लोग समय रहते रोकने में सफल होंगे। परंतु अपरंतु आज शनिवार होने की वजह से मामला पेचीदा हो गया है। आज रात मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। किस समय? 10 बजे ठीक रहेगा। ठीक है, मैं 10 बजे स्ट्रीट पहुंच जाऊंगा। बहुत अच्छा। डॉक्टर, मुझे लगता है कि वहां कुछ खतरा हो सकता है, तो आप अपनी सैनिक रिवॉल्वर अपनी जेब में रखकर लाइएगा। उसने मेरी ओर हाथ हिलाया और भीड़ में गुम हो गया। मैं मानता हूं कि मैं उतना बेवकूफ नहीं हूं जितना कि मेरे पड़ोसी, परंतु शर्लक होम्स के साथ काम करते समय मुझे लगता था कि मैं बेवकूफियां करता हूं। जो होम्स ने सुना होता वही मुझे भी सुनाई देता था, मुझे भी वही दिखाई देता था जो होम्स को। फिर भी होम्स की बातों से साफ झलकता था कि उसे केवल उतना ही नहीं दिखाई देता था जितना कि हुआ होता था, बल्कि वह ये भी देख लेता था कि आगे क्या होने वाला है, जबकि ये सब मुझे उलझा के रख देता था, व्यर्थ लगता था। जब मैं केंसिंगटन अपने घर के लिए निकला, मैंने घटी सभी घटनाओं, जैसे एनसाइक्लोपीडिया की रेड हेडेड नकलचियों द्वारा नकल निकाल लेना, सेक्स कोबक स्क्वायर की यात्रा और अशुभ सूचक शब्द जो होम्स ने मुझसे साझा किए थे आदि के बारे में विचार करता रहा। आज ही रात्रि के लिए जल्दबाजी एवं मुझसे सशस्त्र आने के लिए कहना भी। हम लोग कहाँ जाने वाले थे और क्या करने वाले थे? मुझे होम्स के द्वारा संकेत कर दिया गया था कि ये चिकने चेहरे वाला दलाल सहायक एक धूर्त आदमी था जो इस मामले में गहरी साजिश कर सकता था। मैंने इस पहेली को हल करने का प्रयास किया, परंतु बाद में ये सोचकर कि रात में सारा खुलासा तो हो ही जाएगा, उस पहेली को दरकिनार कर दिया। रात के 9:15 बजे ही मैं घर से निकल पड़ा और पार्क व ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट होता हुआ बेकर स्ट्रीट पहुंचा। दो खूबसूरत आदमी खड़े थे और जैसे ही मैं गलियारे में घुसा, ऊपर से कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैं होम्स के कमरे में घुसा, पाया कि होम्स दो आदमियों के साथ चर्चा में बिजी था। उनमें से एक को मैं पीटर जोन्स के नाम से जानता था, जो कि एक पुलिस अधिकारी था, जबकि दूसरा एक लंबा और पतला दुखी चेहरे वाला व्यक्ति था जिसने बहुत ही चमकीला हैट व बेतरतीब फ्रॉक कोट पहन रखा था। मुझे देखते ही होम्स ने अपनी पी जैकेट को दुरुस्त किया और वह रैक में से अपने खोज में संकलित फाइल निकालते हुए बोला, अब हमारी पार्टी पूरी हो गई। होम्स ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, वॉटसन, मुझे लगता है कि तुम मिस्टर जोन्स जो स्कॉटलैंड यार्ड से हैं को तो जानते ही होगे। मैं मिस्टर मेरीवेदर से आपका परिचय कराता हूं जो आज के अभियान में हमारे साथी होंगे। हम जोड़े में शिकार करेंगे, जोन्स ने अपनी प्रभावपूर्ण शैली में कहा। मित्रों, अपने साथ एक आश्चर्यजनक व्यक्ति है जो जांच की शुरुआत करेंगे। बस इसके लिए उन्हें एक कुत्ते की जरूरत होगी जो इन्हें दौड़ लगाने में मदद करेगा। मिस्टर मेरीवेदर ने उदास होकर कहा, यह सारा साहस एक निरर्थक प्रयास साबित ना हो। आप होम सर पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, पुलिस एजेंट ने विश्वासपूर्वक कहा। उनके काम करने के अपने तरीके हैं। अगर वे बुरा ना माने तो मैं कहना चाहूंगा कि वे थोड़ा सैद्धांतिक जरूर हैं, पर उनमें एक श्रेष्ठ जासूस होने के सारे गुण हैं। मैं बड़ी बात नहीं करता, एक दो बार शॉल्तो हत्याकांड और एग्रा खजाने के मामले में होम्स संबंधित अधिकारियों से ज्यादा नजदीकी और सटीक पाए गए। ओह, यदि आप कहते हैं मिस्टर जोन्स तो ठीक है, फिर भी मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है, सभी ने एक मत ना होते हुए कहा। मैं समझता हूं कि आपकी शंका दूर होगी। आज रात आप कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक नहीं किया है और वह ज्यादा रोमांचक होगा, शर्लक होम्स ने कहा। मिस्टर मेरीवेदर, आपका हिस्सा होगा लगभग 30,000 पाउंड और मिस्टर जोन्स, आपको वह आदमी मिलेगा जिसे आप पकड़ना चाहते हैं।
होम्स ने कहना जारी रखा। उस चालबाज, चोर, तोड़फोड़ करने वाले हत्यारे का नाम जॉन क्ले है। मिस्टर मेरीवेदर, वह एक जवान व्यक्ति है, परंतु वह अपने पेशे के शिखर पर है और मैं लंदन के किसी अन्य अपराधी की अपेक्षा उस पर अपना दांव लगाना पसंद करूंगा। जॉन क्ले न केवल जवान व्यक्ति है, बल्कि ध्यान देने योग्य व्यक्ति है। उसके दादा एक शाही परिवार से थे और वह खुद भी एटन व ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा है। उसका दिमाग उसकी उंगलियों की तरह तेज है। यद्यपि उसके कुछ सबूत हमें हर जगह मिले, फिर भी हम उसे पकड़ नहीं सके। किसी हफ्ते वह स्कॉटलैंड में नकल करके धन कमाता है, तो अगले हफ्ते वह उस धन को कॉर्नेबल में अनाथालय खोलने के लिए खर्च करता है। मैं कई वर्षों से उसका पीछा कर रहा हूं, पर उस पर अब तक नजर न ठहरा पाया। मुझे आशा है कि आज रात मैं आप लोगों को उससे मिलवाऊंगा। जॉन क्ले से मेरी एक दो बार मुठभेड़ हुई है और मैं मानता हूं कि वह अपने पेशे के शिखर पर है। इस समय 10:30 बजे हैं और अपना अभियान शुरू करने का सही समय है। यदि आप दोनों पहले बग्घी से निकल जाते हैं, तो मैं और मिस्टर वॉटसन दूसरी बग्घी से आपके पीछे निकल पड़ेंगे। शर्लक होम्स उस यात्रा के दौरान ज्यादातर चुप ही रहे। हाँ, कैब लेते लेते वे उस धुन में गुनगुनाते रहे जो उन्होंने दोपहर को सुनी थी। फेरिंगटन स्ट्रीट तक पहुंचने के दौरान गैस बत्तियों से प्रकाशित भूल भुलैयों युक्त लंबे रास्ते को पार करते हम उकता चुके थे। मेरे मित्र होम्स ने कहा, अब हम नजदीक पहुंच रहे हैं। ये जो मेरीवेदर है वो एक बैंक के निर्देशक हैं और इस मामले में व्यक्तिगत रुचि रखते हैं। मैं सोचता हूँ कि जोन्स को भी साथ ले लेना चाहिए। वह अपने पेशे में मूर्ख व्यक्ति है, फिर भी वह बुरा आदमी नहीं है। उसकी एक खासियत ये भी है कि वह बुलडॉग की तरह बहादुर है और जब वह किसी के ऊपर अपने पंजे गाड़ देता है तो केकड़े की तरह दृढ़ता से जमा देता है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं। ये दोनों हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब हम उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जैसे तैसे पहुंच ही गए जहां हम सुबह आए थे। हमने अपनी बगियां छोड़ दी और मेरीवेदर के निर्देश अनुसार एक पतली गली से निकलकर बगल के दरवाजे से, जो उसने ही खोला था, गुजरे। उसमें एक छोटा सा बरामदा था जिस पर लोहे का भारी भरकम दरवाजा लगा था। उसे भी खोला गया, जिसके बाद सीढ़ियां थीं जो एक दूसरे दरवाजे पर खत्म होती थी। मिस्टर मेरीवेदर ने रुक कर लैंटन जलाई और हम लोगों को एक अंधेरे मिट्टी की खुशबूदार गलियारे से होते हुए तीसरा दरवाजा, जिसके पीछे बहुत बड़ा तहखाना था और बड़े बड़े संदूकों से भरा पड़ा था, तक ले गए। जैसे ही उन्होंने लैंटन दिखाकर अपनी तरफ घूर रहे होम्स को देखा, तो होम्स ने कहा, बाहर से आप इतने कमजोर नजर तो नहीं आते। मैरीवेदर ने फर्श पर पड़े हुए झंडे को छड़ी से टटोलते हुए कहा, मैं अंदर से भी कमजोर नहीं हूं प्रिय। मैं ही क्यों? ये कुछ उचित नहीं दिखता। मैरीवेदर ने आश्चर्य से देखते हुए कहा। होम्स ने कठोरता से कहा, अब हमें थोड़ी चुप्पी साधनी होगी। आप लोगों ने पहले ही हमारी सफलता को क्षति पहुंचा दी है। क्या मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि आप लोग इन संदूकों पर बैठ जाएं और मेरे कार्य में बाधा ना डालें? मैरीवेदर गंभीर होकर दुखी मुख मुद्रा के साथ पेटी पर बैठ गया। दूसरी तरफ होम्स घुटनों के बल फर्श पर बैठकर लैंटर्न एवं आवर्धक लेंस की मदद से पत्थरों के बीच की दरारों का ध्यान से मुआयना करने लगा। थोड़ी ही देर में होम्स असंतुष्ट होकर खड़े हो गए और आवर्धक लेंस को अपनी जेब में रख लिया। हमारे पास लगभग 1 घंटे का समय है, जिसमें अब कुछ करने को नहीं बचा है, जब तक कि वह सूदखोर दलाल सो नहीं जाता। इसके बाद हम 1 मिनट का समय भी नहीं गवाएंगे, जिससे कार्य पूरा होने के बाद हम लोगों को यहाँ से भागने के लिए लंबा समय मिल सके। हम सब इस समय जहाँ है वह लंदन के प्रमुख बैंक की शाखा का तहखाना है और मिस्टर मेरीवेदर निर्देशकों के डायरेक्टर के प्रमुख हैं। वे बताएंगे कि लंदन के साहसी अपराधी इसमें ज्यादा रुचि क्यों रखते हैं। मेरीवेदर बुदबुदाया, ये हमारा फ्रेंच गोल्ड है। हमें कई बार चेतावनियां दी गई हैं कि इसे पाने के अनधिकृत प्रयास हो सकते हैं। आपका फ्रेंच गोल्ड? हाँ, कुछ माह पूर्व हमें लगा कि हमें अपने स्रोतों को बढ़ाने का मौका दिया गया है, अतः हमने फ्रांस बैंक से 30,000 फ्रांसीसी मुद्राएं उधार ली। लोगों को ज्ञात हो गया कि उधार मंगाए गए धन का इस्तेमाल नहीं हुआ है और वह अब भी तहखाने में पड़ा हुआ है। जिस पेटी पर मैं बैठा हूं उसमें फ्रांस की 2,000 मुद्राएं लेड फॉइल तय कर रखी गई हैं। अब इस समय हमारी धातु मुद्राओं का भंडार काफी ज्यादा है कि उसे बैंक की एक शाखा में नहीं रखा जा सकता, जिसका पता निर्दोषकों तक को भी नहीं होता। होम्स ने कहा, यह उचित भी है। अब समय है कि हमें अपनी योजनाओं को तरतीब से बैठाना होगा।
मुझे आशा है कि 1 घंटे के अंदर मामला चरम सीमा पर होगा और इस बीच हमें मिस्टर मेरीवेदर अपने लैंटर्न के ऊपर पर्दा डाल देना चाहिए और हम सब अंधेरे में बैठेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा ही करना होगा। मैं अपनी जेब में एक ताश की गड्डी लेकर आया था कि जैसे ही आपको आपका मुलजिम मिल जाएगा बैठकर पत्ते खेलेंगे, परंतु मुझे लगता है कि दुश्मन इस हद तक तैयार है कि हम लोग रोशनी करके नहीं बैठ सकते। सबसे पहले हमें अपनी अपनी पोजीशन लेनी होगी। मुलजिम खतरनाक लोग हैं और यदि हम सतर्क ना रहे तो हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि हम उन्हें घेर भी लेते हैं तब भी। मैं इस पेटी के पीछे खड़ा रहूंगा। क्या तुम लोग अपने को उन संदूकों के पीछे छिपा सकते हो? और तब जब मैं उन लोगों पर रोशनी चमकाऊं जल्दी से इकट्ठे हो जाना। यदि उन लोगों ने गोली चलाई तो मिस्टर वॉटसन आपको भी उन्हें मार गिराने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी रिवॉल्वर का घोड़ा चढ़ाकर उसे पेटी के ऊपर रख दिया जिस पेटी के पीछे मैं छुपा हुआ था। होम्स ने लैंटर्न की चारों तरफ झिल्ली चढ़ा दी और हम लोग एक नितांत घने अंधेरे में थे। इतना घुप अंधेरा मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। बत्ती की दुर्गंध हमें बता रही थी कि अभी भी उसमें रोशनी है जिसे जरूरत पड़ने पर कभी भी चमकाया जा सकता है। आशा में मेरी धमनियों का खून तेजी से दौड़ने लगा था। फिर भी उस तहखाने की सर्द व नम हवा में एक निराशाजनक व दिल दहलाने वाली खामोशी छाई हुई थी। होम्स बुदबुदाया, वह लोग 1 से अधिक हैं। वह स्क्वायर के पिछवाड़े से दाखिल होंगे। जोन्स, क्या तुमने वो सारी तैयारियां कर ली हैं जिसके लिए मैंने तुम्हें बताया था? मैंने एक इंस्पेक्टर और 2 अन्य पुलिस कर्मियों को दरवाजे पर तैनात कर दिया है। मैंने और दूसरे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब हमें खामोशी से इंतजार करना चाहिए। क्या समय था? बाद में नोट्स का अवलोकन करने पर पता चला कि वे 1.25 घंटे का समय हो गया था, पर मुझे लगा कि रात बीत रही थी और सुबह होने को थी। मेरी टांगें जकड़ चुकी थीं। मुझे लगा कि मुझे अपनी ली हुई पोजीशन बदलनी पड़ेगी। इसके बावजूद मेरी धमनियों में रक्त तेजी से दौड़ रहा था। मैं इतना अधिक साफ सुन पा रहा था कि मेरे साथियों की सांसें भी मैं सुन पा रहा था। मैं भारी भरकम जोन्स की लंबी और गहरी सांसें स्पष्ट सुन रहा था। मैं फर्श पर आसानी से देख भी पा रहा था कि यकायक मुझे रोशनी की छोटी सी चमक दिखाई दी। पहले ये पत्थरों की फर्श पर छोटी सी चमक थी, बाद में इसकी लंबाई बढ़ती गई और अब ये एक पीली रेखा से खिंच गई थी। इसके बाद बिना किसी चेतावनी या आवाज के पत्थर के पीछे की दरार से एक हाथ बाहर निकला। एक सफेद और जनाना हाथ जिसने उस रोशनी के छोटे से दायरे का जायजा लिया। 1 मिनट के लिए हिलती डुलती उंगलियों वाला ये वह हाथ फर्श के बाहर आ गया, परंतु वह उसी तरह वापस अंदर भी चला गया जिस तरह मैं बाहर आया था। और फिर सिवाय एक छोटी सी चमक जो पत्थरों की दरार से दिखाई दे रही थी, घुप अंधेरा छा गया। हालांकि उसका गायब होना क्षणिक था। एक जोरदार फटने की आवाज के साथ चौड़े सफेद पत्थरों में से एक अपनी तरफ पलट गया और एक चौकोर खुला हुआ छेद छोड़ गया जिसके माध्यम से लालटेन की रोशनी बाहर बह रही थी। किनारे पर एक साफ सुथरा बालक जैसा चेहरा झांक रहा था जो अपने चारों ओर ध्यान से देख रहा था और फिर छेद के दोनों ओर एक एक हाथ रखकर अपने कंधे और कमर तक खुद को ऊपर खींच लिया जब तक कि एक घुटना किनारे पर नहीं टिक गया। दूसरे पल वह छेद के किनारे खड़ा हो गया और अपने पीछे एक साथी को खींचने लगा जो उसके जैसा ही दुबला पतला और छोटा था, जिसका चेहरा पीला था और बाल बहुत लाल थे। सब कुछ साफ है, उसने फुसफुसाया। तो हमारे पास छैनी और बैग है। बढ़िया, स्कॉट कूदो, आर्ची कूदो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। शैलक होम्स बाहर निकल आया था और उसने घुसपैठियों को कॉलर से पकड़ लिया था। दूसरा छेद में कूद गया और मैंने कपड़े के फटने की आवाज सुनी, जबकि जोन्स ने अपनी स्कर्ट को पकड़ रखा था। रिवॉल्वर की नली पर रोशनी चमकी, लेकिन होम्स की शिकार की बंदूक उस आदमी की कलाई पर आ गिरी और पिस्तौल पत्थर के फर्श पर खनक उठी। इसका कोई फायदा नहीं है जॉन क्ले, होम्स ने विनम्रता से कहा। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। वो तो मैं समझ गया हूं, दूसरे ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया। मुझे लगता है कि मेरा दोस्त ठीक है, हालांकि मैं देख रहा हूं कि तुमने उसकी कोट पकड़ ली है। दरवाजे पर 3 आदमी उसका इंतजार कर रहे हैं, होम्स ने कहा। ओ वाकई, तुमने तो फिर ये काम बहुत अच्छी तरह से किया है। मुझे तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हारी। और मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, होम्स ने कहा। तुम्हारा लाल सिर वाला विचार बहुत नया और प्रभावी था। तुम अपने दोस्त से फिर मिलोगे, जोन्स ने कहा।
वह मुझसे ज्यादा तेजी से छेदों में चढ़ता है। जब तक मैं डर्बी ठीक करता हूं तुम रुको। हमारे कैदी ने हथकड़ी की खटखट के बीच कहा, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे अपने गंदे हाथों से ना छुएं। शायद आपको पता न हो कि मेरी रगों में शाही खून है। जब वह आप मुझसे बात करते हैं तो हमेशा सर और प्लीज कहें। ठीक है, जोन्स ने घूरते हुए और हंसते हुए कहा। अच्छा सर, कृपया ऊपर चलें जहां हम आपके महामहिम को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए टैक्सी ले सकते हैं। हाँ, ये ठीक है, जॉन क्ले ने शांति से कहा। उसने हम तीनों को एक व्यापक प्रणाम किया और जासूस की हिरासत में चुपचाप चला गया। सच में मिस्टर होम्स? मिस्टर मेरीवेदर ने कहा जब हम तहखाने से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मुझे नहीं पता कि बैंक आपको कैसे धन्यवाद दे सकता है या हम आपका कर्ज कैसे चुका सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने बैंक डकैती के सबसे दृढ़ प्रयासों में से एक का पता लगाया है और उसे पूरी तरह से विफल कर दिया है जो मेरे अनुभव में कभी आया हो। क्ले के चतुर दिमाग को ये तरीका उसके साथी के बालों के रंग से ही सूझा होगा। हफ्ते में 4 पाउंड एक लालच था जो उसे जरूर आकर्षित करता। और उन्हें इससे क्या मतलब था जो हजारों का खेल खेल रहे थे। उन्होंने विज्ञापन दिया, एक बदमाश को अस्थायी कार्यालय मिल गया और दूसरा बदमाश उस आदमी के इसके लिए आवेदन करने के लिए उकसाता रहा और साथ मिलकर वे हफ्ते भर हर सुबह उसकी अनुपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रबंध करते हैं। जब से मैंने सुना कि सहायक आधी मजदूरी पर आया है, मुझे स्पष्ट हो गया था कि स्थिति को सुरक्षित करने के लिए उसके पास कोई मजबूत मकसद था। लेकिन आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि मकसद क्या था? अगर घर में औरतें होती तो मुझे सिर्फ एक अश्लील साजिश का संदेह होता। हालांकि ऐसा सवाल ही नहीं था। उस आदमी का व्यवसाय छोटा था और उसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए इतनी विस्तृत तैयारियां और इतना खर्च किया जा सके। तो ये घर के बाहर की कोई चीज होगी। ये क्या हो सकता है? मैंने असिस्टेंट के फोटोग्राफी के शौक और तहखाने में गायब हो जाने की उसकी चाल के बारे में सोचा। तहखाना? इस पेचीदा सुराग का अंत यही था। फिर मैंने इस रहस्यमय असिस्टेंट के बारे में पूछताछ की और पाया कि मुझे लंदन के सबसे शांत और सबसे साहसी अपराधियों में से एक से निपटना था। मैं तहखाने में कुछ कर रहा था, ऐसा कुछ जो महीनों तक दिन में कई घंटे लेता था। एक बार फिर ये क्या हो सकता है? मुझे और कुछ नहीं सूझा सिवाय इसके कि वह किसी दूसरी इमारत में सुरंग बनाने जा रहा था। जब हम घटनास्थल पर गए थे तब तक मैं यहाँ तक पहुंच चुका था। मैंने अपनी छड़ी से फुटपाथ पर पीट कर आपको चौंका दिया था। मैं ये पता लगा रहा था कि तहखाना बाहर की ओर फैला हुआ है या नहीं। ये सामने नहीं था। फिर मैंने घंटी बजाई और जैसा कि मुझे उम्मीद थी सहायक ने जवाब दिया। हमारे बीच कुछ बातचीत हुई लेकिन हमने पहले कभी एक दूसरे को नहीं देखा था। मैंने मुश्किल से उसके चेहरे को देखा। उसके घुटने वही थे जो मैं देखना चाहता था। आपने खुद ही देखा होगा कि वे कितने घिसे हुए, झुर्रीदार और दागदार थे। वे उन घंटों की खुदाई के बारे में बता रहे थे। एकमात्र शेष बिंदु ये था कि वे किस लिए खुदाई कर रहे थे। मैं कोने के चारों ओर चला गया। देखा कि सिटी और सबअर्बन बैंक हमारे दोस्त के परिसर से सटा हुआ था और मुझे लगा कि मैंने अपनी समस्या हल कर ली है। जब आप संगीत कार्यक्रम के बाद घर चले गए तो मैंने स्कॉटलैंड यार्ड और बैंक निर्देशकों के अध्यक्ष को बुलाया, जिसका परिणाम आपने देखा है। अब आप कैसे बता सकते हैं कि आज रात आप अपना प्रयास करेंगे? ठीक है, जब उन्होंने अपने लीग कार्यालय को बंद कर दिया तो ये संकेत था कि उन्हें अब श्री विल्सन की उपस्थिति की परवाह नहीं थी। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपनी सुरंग पूरी कर ली थी, लेकिन ये जरूरी था कि वे इसे जल्दी ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पता चल सकता था और फिर सोना निकाला जा सकता था। शनिवार उनके लिए किसी भी अन्य दिन से बेहतर था, क्योंकि इससे उन्हें भागने के लिए 2 दिन मिल जाते। इन सभी कारणों से मुझे उम्मीद थी कि वे आज रात आएंगे। आपने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है, मैंने प्रशंसा की। ये इतनी लंबी श्रृंखला है और फिर भी हर कड़ी सच लगती है। इसने मुझे ऊब से बचाया, उसने जम्हाई लेते हुए कहा। अफसोस, मैं पहले ही महसूस कर रहा हूं कि ये मुझ पर हावी हो रहा है। मेरा जीवन अस्तित्व की सामान्य बातों से भागने के लिए एक लंबे प्रयास में बीत गया। ये छोटी छोटी समस्याएं मुझे ऐसा करने में मदद करती हैं और आप जाति के उपकारक हैं, मैंने कहा। उसने अपने कंधे उचका दिए। ठीक है, शायद आखिरकार ये कुछ कम उपयोगी है, उसने टिप्पणी की। तो मित्रों, यहाँ समाप्त होती है हमारी आज की मुलाकात, जो कि थी इस कहानी के द्वारा द रेड हेडेड लीग, और जो कि शेरलॉक होम्स के शब्दों में
3 पाइप्स सुलगाने के समय जितने में समाप्त हो गई थी। मतलब उनको इसे सुलझाने में सिर्फ जितना समय उन्हें 3 पाइप्स को स्मोक करने में लगा उतना ही लगा था। है ना कितनी ही रोचक बात? तो चलिए आज की हमारी मुलाकात को हम यहीं विराम देते हैं। मिलूंगी मैं जल्द ही आपसे एक नई कहानी लेकर। आपकी दोस्त रोशनी, और ये है शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी का मंच। तब तक जुड़े रहिए।